हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस का एक बेहतर प्रयास जिसमें अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव चैनल, जो अभी क्लासेस का सेकेंडरी चैनल है, इसकी मदद से मैं आप सबों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हमारे पास इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 4 किताबें पढ़ने हैं। तो इन 4 किताबों में से जो आपके इम्पोर्टेंट MCQs, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव या हिंदी में बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर कहते हैं, इन सब का एक सेट तैयार किए हैं और इसी सेट का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये एक बेहतर सेट होने वाला है जिसमें मैं आपको 40 प्रश्नों का जवाब दूंगा। न केवल 40 प्रश्नों का जवाब दूंगा बल्कि एक बेहतर एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको पूरा वीडियो बेहतर समझ में आए और साथ ही साथ आपको 40 से और ज़्यादा सवाल की जानकारी हो जाए। और अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं भी किए हैं तब भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और थोड़ी बहुत सब्जेक्टिव का ज्ञान हो जाए। इसलिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ विशेष बातों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है मेरा पहला सेट और उम्मीद है आपको ये पहला सेट बेहतर पसंद आएगा क्योंकि मैंने इसे ऐसा तैयार ही किया है। मेरा नाम है अजीत कुमार और मैं आपके लिए बना रहा हूँ यह वीडियो। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? तो बुक में हमारा लिखा हुआ है कि मैटरनिक ने एक बार कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा है मैटरनिक। मैटरनिक ए नंबर में लिखा है तो मैटरनिक में हमने टिक लगा दिया। अब आता है कि इसका क्या अर्थ है। देखिए, हम विज्ञान की भाषा में समझे तो छींकना एक तरह का बीमारी है जो वायरस से फैलता है और जब हम लोग छींकते हैं तो हमारी छींक के साथ वायरस हवा में फैल जाता है और वह वायरस क्या करता है, दूसरे लोगों को भी बीमार कर सकता है। उसी प्रकार से जब फ्रांस में कोई भी क्रांति होता था तो उस क्रांति का प्रभाव इतना तीव्र था कि न केवल ये क्रांति जो है फ्रांस में दिखता था बल्कि इसका प्रभाव जो है दूसरे जगह पर भी देखने को मिलता था। इसीलिए मैटरनिक ने यह बात कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। उदाहरण के लिए एक क्रांति होता है जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। और ब्रुसेल्स में भी क्या हो जाता है? विद्रोह छिड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वह अलग हो जाता है। तो ये है फ्रांस के छींकने का प्रभाव। अगला सवाल है हमारा कि 1804 की जो नागरिक संहिता है उसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? 1804 में क्या हुआ था? 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का शासक बना था और वह आते ही उन्होंने एक संहिता लागू किया था जिसे हम लोग नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। चूंकि नागरिक संहिता को नेपोलियन ने लाया था इसीलिए इसका दूसरा नाम नेपोलियन संहिता भी है। तो नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता कब आया है? 1804 में। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इस सवाल का सही जवाब है नेपोलियन संहिता, यानी 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि नेपोलियन संहिता में कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे या नेपोलियन संहिता से आप क्या समझते हैं? तो नेपोलियन संहिता कब आया था? 1804 में। और आपको याद रखना है कि इसमें 3 विशेष रूप से परिवर्तन किए गए थे। पहला जो परिवर्तन किया गया था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। दूसरा, जितने भी लोग हैं कानून के समक्ष सब क्या है, बराबर कर दिए गए। जबकि इससे पहले जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा था वे ज़्यादा अमीर थे और जिसके पास कम था वे कम अमीर थे, साथ ही साथ उनके पास अधिकार भी कम था। लेकिन कानून के समक्ष अब सब क्या कर दिए गए, बराबर कर दिए गए। और एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, संपत्ति आप जितना रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यानी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा था। ये 3 परिवर्तन किए थे। कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल आएगा कि जो नागरिक संहिता है उसमें ये जो आपको विकल्प दिख रहे हैं इनमें से कौन सा नागरिक संहिता से नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन दिया रहेगा और चौथा नहीं दिया रहेगा, तो चौथा में टिक लगाना है। अगला प्रश्न को और बढ़ते हैं। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र तो सबसे पहले एक सन्यासी थे। यहाँ पर देख सकते हैं अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र।
किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। ये देख सकते हैं सन्यासी बाबा रामचंद्र। लेकिन ये थे कौन? एक तो ये पहली बात तो ये किसानों का नेतृत्व करने वाले एक कह सकते हैं नेता थे, यानी कि नेतृत्वकर्ता थे, जो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, आंदोलन में आगे बढ़ रहे थे। परंतु ये बाबा रामचंद्र इससे भी पहले गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। हालांकि ये हमारे लिए कौन हो गए? हमारे लिए तो स्वतंत्रता सेनानी हुए, स्वतंत्रता सेनानी जो क्या किए, हमारी आज़ादी के लिए एक अहम भूमिका निभाएं। लेकिन ये गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे किस देश में? फिजी। फिजी जगह है, यहाँ पर ये गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके हैं। इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे जैसे ही बाबा रामचंद्र जी का नाम आता है स्वतंत्रता सेनानी में टिक लगा देता है। लेकिन आपको स्वतंत्रता सेनानी में टिक नहीं लगाना है, क्योंकि ये गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। इसलिए हमें किस में टिक लगाना है? गिरमिटिया मजदूर में, यानी कि बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। गिरमिटिया मजदूर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को बेगार काम करना पड़ता है, यानी कि आप काम तो करते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलता है, या फिर आप जो है पैसे मांग भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही बेकार व्यवस्था था, जिसे आगे चल के ख़त्म कर दिया गया। गांधी और इरविन जी के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? गांधी जी और इरविन जी के बीच एक जो समझौता हुआ है वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी इसमें तो 5 मार्च 1931 ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो गलती हो गया, मैं इसे काट के सही कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 मार्च कर देते हैं, 5 मार्च 1931, तो ये बी नंबर अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, सब में अप्रैल आ गया था, लेकिन सही जवाब है 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौता हुआ, और कौन थे? महात्मा गांधी। इरविन कौन है? इरविन का पूरा नाम है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। ये है वायसराय। कौन है ये? वायसराय। और वायसराय कौन होते हैं? उस समय भारत का आप समझ लीजिए सबसे बड़ा जो हेड है, सरकार है, वो कौन है? वायसराय है। और वायसराय के सामने महात्मा गांधी ने 11 गो मांग रखा था, और 11 मांग को जब पूरा नहीं किए थे तो महात्मा गांधी ने क्या शुरू कर दिए थे? दांडी मार्च या दांडी यात्रा कहिए, ये उन्होंने शुरू कर दिए थे। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ज़्यादा हो गया तो लॉर्ड इरविन को ये बात मानना पड़ा, गांधी जी जो जो मांग करेंगे हम वो सारी मांगों को पूरा करेंगे। इसलिए गांधी जी और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है, और इसे ही हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। अगला सवाल है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकली में लिखा हुआ है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है निर्माण किया गया था वंदे मातरम। तो 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में कौन सा गीत गाया था? वंदे मातरम उन्होंने गीत को लिखा था। बाद में उन्होंने उसे उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ, इस किताब में उन्होंने शामिल कर लिया है। तो सही जवाब क्या होगा? आनंद मठ। इस किताब से ये वंदे मातरम को लिया गया है, यानी कि ये वंदे मातरम भारत माता की मातृभूमि की जो है स्तुति के लिए गाया गया था, जो हमें पसंद आया, और अब हम अपनी भारत माता की स्तुति में गाते हैं। कौन सा गीत है? वंदे मातरम। किताब का नाम है आनंद मठ। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन है, और ये अमेरिका में हुआ था। कई बार बच्चे जब ब्रिटेन देखते हैं तो ब्रिटेन समझ लेते हैं, लेकिन हुआ कहाँ था? ये अमेरिका में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जुलाई 1944 में अमेरिका का एक जगह है जहाँ पर जिसे बोलते हैं न्यू हैम्पशर ब्रेटन। ठीक है, तो कुछ ब्रेटन इस प्रकार से लिखाएगा, एनसीईआरटी में सही लिखा हुआ है, मैं इसे काट के ब्रेटन कर देता हूँ। ऐसे लिखाएगा ब्रेटन। ठीक है, ब्रिटेन नहीं होता बल्कि ब्रेटन होता है, ब्रेटन। ओके, तो मैंने सही कर दिया। ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर, यानी ये जो ब्रेटन वुड्स स्थान है ये कहाँ पर है? अमेरिका में है।
और यहाँ पर ही 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जो है स्थापित किया गया था। तो सही जवाब होगा 1944 में। किस उद्योग में स्पैनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल जो है शुरू हुआ था? कौन सा वह जो कह सकते हैं उद्योग था, हमें बताना है। तो स्पैनिंग जेनी, ये देख सकते हैं स्पैनिंग जेनी मशीन है, आपको फोटो दिखाएंगे आगे, ठीक है। तो इसका प्रयोग हुआ था ऊन के उद्योग में, सबसे पहली बार ऊन के उद्योग में इसका प्रयोग किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, लोगों को काम नहीं मिलने लगा था, क्योंकि स्पैनिंग जेनी मशीन एक ऐसा मशीन था जो काम बहुत ही तेज करता था। इससे जो 10 लोगों का काम था वो ये मशीन अकेले कर देता था। इससे बेरोजगारी की आशंका से जो मजदूर थे वो चिढ़ने लगे थे और कई सारे औरतें जो थी इस मशीन पर हमले करने लगे थे। कारण है बेरोजगारी के कारण जो औरतें हैं इस मशीन पर हमला कर रही थी। अगला प्रश्न है कि किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये क्या है? एक प्रकार का कानून होता है, ठीक है। और इससे बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। यानी कि एक समाचार पत्र है, ठीक है ना, पेपर है, और इस पेपर ने क्या किया? अपनी भाषा ही बदल दिया। जैसे कि एक उदाहरण लेता हूँ, प्रभात खबर। तो प्रभात खबर किस भाषा में आता है? हिंदी भाषा में आता है। वैसे उसका अंग्रेजी भी रूपांतरण किया जाता है, लेकिन मेनली किस भाषा में आ रहा है? हिंदी में आ रहा है। आप समझिए कि रातों रात अगली जब अखबार आएगी अगली दिन, तो समझिए अंग्रेजी में आपका घर में आएगा। तो ये क्या हो गया? मतलब आज तो हिंदी में आ रहा था, लेकिन कल किस में आ रहा है? अंग्रेजी में आ रहा है। इसे कहते हैं रातों रात भाषा बदल देना। किस कानून के तहत? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो ये है क्या? देखिए, ये एक प्रकार का कानून है, 1878 में ये आया था। और इस कानून के पास हो जाने के बाद किसी जो सरकार जो है चाहती कि भाषाई प्रेस की छपाई जो है वो बंद की जाए, उस पर सेंसर लग जाता है। आप कुछ भी छापते हैं तो सरकार से पूछना पड़ता है, या फिर पूरी तरह से वो उस पर पाबंदी लगा देते हैं। और इसी से बचने के लिए एक अखबार था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया? अपनी भाषा ही बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका पहले किस भाषा में आता था? यह बंगाली भाषा में आता था, बंगला, ठीक है। और इसमें बाद में किस भाषा में छपने लगा था? ये अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था। और ये बिल्कुल रातों रात जो है अपनी भाषा को बदल दिए थे। ये है स्पैनिंग जेनी मशीन, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, फोटो में। और इसमें क्या खासियत था? इसमें खासियत ये था कि इसमें तकलियाँ लगा हुआ होता था। ये है तकलियाँ क्या होता है? कई बार आप देखे होंगे, इसमें कुछ नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का ऐसे रॉड टाइप का, ठीक है, ऐसे ऐसे लकड़ी टाइप का, और इसमें धागा ऐसे ऐसे करके लपेटा जाएगा, ओके ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में जो है मोटाई हो रही है धीरे धीरे। तो इसमें बहुत सारी तकलियाँ लगा हुआ था। तो पहले क्या होता था कि एक बार में एक ही धागा लपेटा जा सकता था, लेकिन इसमें बहुत सारी तकलियां हैं तो एक बार में बहुत सारा धागा को लपेटा जा सकता था केवल एक ही पहिया को घुमाने से। पहले एक पहिया से केवल एक जो है तकलियां घुमाया जा सकता था, लेकिन अब जो था बहुत सारा। इससे क्या हुआ कि काम फास्ट हो गया और जो लोग हैं इस मशीन का विरोध करने लगे, क्योंकि बेरोजगारी दुनिया में बढ़ने लगी थी। स्पैनिंग जेनी से परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल इस प्रकार से होगा कि स्पैनिंग जेनी के आविष्कारकर्ता कौन है? तो आविष्कारकर्ता का नाम है जेम्स हरग्रीव्ज। तो ये जेम्स हरग्रीव्ज वे व्यक्ति है जिन्होंने स्पैनिंग जेनी मशीन को बनाया है। कब बनाया है? 1764 में। तो स्पैनिंग जेनी का आविष्कार किस साल में हुआ है? 1764 में हुआ है। इस मशीन में कताई की प्रक्रिया क्या हुई है? तेज कर दी गई, और मजदूरों की मांग क्या हो गई? घटा दी। और इसमें एक ही पहिया घुमाने से जो है मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था, जिससे एक साथ कई सारे धागे बनने लगते थे, और इसलिए बेरोजगारी बढ़ गया। क्या जेम्स जो हरग्रीव्ज है इसके बाद किसी ने इस मशीन में परिवर्तन किया? हाँ, ये जो आप मशीन आप इमेज में देख रहे हैं ये तो बहुत आधुनिक है। 1764 के बाद 1835 में फिर से एक बार मशीन बना था। इस बार किसने बनाया था? टी.आई. निकलसन ने बनाया था। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि उसी मशीन को मॉडिफाई करके नए नए रूप में बदल दिया। जैसे कि मार्केट में पहले जो मोटरसाइकिल आया था, कौन समझ लीजिए, हीरो होंडा आया। उसके बाद पल्सर, अपाची, बुलेट, कई सारे नए नए मॉडल, नए नए रूप आते गए। लेकिन पहला किसने बनाया? उसी प्रकार से पहला बनाया है जेम्स हरग्रीव्ज ने। स्पैनिंग जेनी मशीन देख लिए। एक यहाँ पर मेला लिखा है, होसे मेला। ये मेला कहाँ, क्यों और कब लगाया जाता था? ये सवाल हम लोग को सीखना है। होसे,
तो यहाँ पर देख सकते हैं होसे शब्द लिखा हुआ है। होसे जो है इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया था। तो होसे क्या है, एक प्रकार का मेला है और ये कब लगता था, मुहर्रम के अवसर पर। मुहर्रम जो है इस्लाम धर्म में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और इस त्यौहार पर एक मेला लगता था जिस मेला को कहते थे होसे मेला। कहाँ पर लगता था, त्रिनिदाद। त्रिनिदाद ये स्थान है, स्थान भी जो है महत्वपूर्ण है। त्रिनिदाद स्थान पर होसे मेला लगता था। किस अवसर पर, मुहर्रम के अवसर पर लगाया जाता था। इसमें जुलूस निकलता था, एक विशाल उत्सव मनाया जाता था और सभी धर्म नस्ल के मजदूर इसमें हिस्सा लेते थे और जो है ये बहुत ही कह सकते हैं कि धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार था। अच्छा, त्रिनिदाद क्यों आपको जाना जरूरी है, क्योंकि त्रिनिदाद क्या है, त्रिनिदाद गुयाना और सूरीनाम, तीन नाम आपको बोल रहे हैं, त्रिनिदाद, गुयाना और तीसरा कौन है, सूरीनाम। और अलग अलग नाम अगर हम बोले तो मॉरिशियस और ये रहा फिजी। मॉरिशियस और ये क्या रहा, फिजी। ये वो स्थान है जहाँ पर ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक को जो है लाया जाता था और फिर यहाँ पर इनसे काम करवाया जाता था। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये है त्रिनिदाद के एक कोको जो है उस बागान है, कोको का बागान है। कोको से कॉफ़ी बनता है, कोको से क्या बनता है, कॉफ़ी। और इस कॉफ़ी के फैक्ट्री में बागान में ये काम कर रहे हैं और ये कहाँ पर है, त्रिनिदाद में है। और इस तरह के मजदूर को हम गिरमिटिया मजदूर कहते थे क्योंकि इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर बहला फुसला कर ले जाया जाता था और इनसे बहुत ही काम करवाया जाता था और इन्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए जाते थे और ज़्यादा काम इनसे लिया जाता था। जितना काम इनसे लेना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा, किसी से 18-18 घंटा 20-20 घंटे काम करवाए जाते थे। इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, ये वापस भाग करके भी नहीं आ पाते थे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फिजी वो स्थान है जहाँ पर बाबा रामचंद्र जी जो कह सकते हैं गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किए थे। तो आपको पता चल गया कि होसे क्या है। होसे एक स्थान है, मेला है जो कहाँ लगता है, त्रिनिदाद में। और किस अवसर पर लगता है, मुहर्रम के अवसर पर लगता है। सॉरी, पीछे आना है हमें। तो होसे मेला का आयोजन कहाँ होता था, त्रिनिदाद स्थान पर होता था। अगला प्रश्न है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। ये कैनाल कॉलोनी होता क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझिए, कैनाल का मतलब होता है नहर। और भारत में अगर सबसे बेहतर और ज़्यादा नहर की बात करें तो पंजाब में है। पंजाब वह राज्य है जहाँ पर नहरों की सहायता से कृषि को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया और इसे एक कृषि प्रधान क्षेत्र में और ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसीलिए हम पंजाब को कैनाल कॉलोनी के नाम से जानते हैं। पंजाब में 5 नदियां बहती है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। और ये सभी नदियां आगे चल के सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है और इन नदियों से इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर बांध, डैम और कई तरीके से जो है नदियों के जल को कृषि योग्य बनाया गया और उसे फिर कृषि के लिए अलग अलग क्षेत्रों में नहर की मदद से पहुँचाया गया। इसलिए हम पंजाब को कैनाल कॉलोनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। ये किस में लिखा गया, नागरिक शास्त्र का जब बुक पढ़िएगा तो श्रीलंका के कहानी में पहला यही लाइन लिखा हुआ था कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, यानी कि हमसे 1 साल बाद। हम लोग कब आज़ाद हुए हैं, 1947 में। श्रीलंका का क्या कहानी था, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हो गया था और ये बहुसंख्यकवाद वहाँ पर जो है बहुत ही ख़राब स्थिति उत्पन्न कर दिया था और इसमें 3 तरह के लोग रहते थे, जो एक था सिंगली और दूसरा था श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। तो ये तो पहला तो सिंगली था और दूसरा कौन था, तमिल। और इसका प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा था, 74% लोग सिंगली थे और ये सिंगली मनमानी कर रहे थे। इससे वहाँ पर बहुसंख्यकवाद आ गया था। तो कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछता है कि बहुसंख्यकवाद है क्या। तो कोई एक ऐसा समुदाय जिसकी संख्या जब अधिक होती है और वह अपनी संख्या के बहुत अधिक होने पर मनचाहे ढंग से देश पर शासन करता है और वह अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करता है, माने जिसकी संख्या कम है उसका कोई भी बात नहीं मानता है, ऐसी व्यवस्था को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। और तमिल में वही हुआ, 74% सिंगलियों ने बाकी तमिल पर जो है अत्याचार किए और इस प्रकार से वहाँ पर बहुसंख्यकवाद का स्थिति उत्पन्न हो गया। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ है, 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है,
तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ये है ब्रुसेल्स, आप देख सकते हैं, ये है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, और बेल्जियम ने लोकतंत्र का ऐसा रूप तैयार किया कि वो एक बेहतर देश बन गया। वहाँ पर जाति के आधार पर लड़ाई हो सकती थी, लेकिन वहाँ लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने उस लड़ाई को सलट लिया, जिससे कि बाकी लोग भी प्रेरित हुए, यहाँ तक कि हम लोग भी प्रेरित हुए और कई सारी चीज़ें उनसे सीखें। और इसीलिए यूरोपीय संघ ने जब अपना मुख्यालय चुनने का फैसला किया तो उन्होंने कहाँ चुना? ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय स्थापित किया, क्योंकि ये एक बेस्ट लोकतांत्रिक देश है इसलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ पर किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। जिस प्रकार से अपने देश में संसद है, यहाँ पर विधायक चुने जाते हैं, जो लोकसभा के संसद चुने जाते हैं, वे उसी प्रकार से संसद में संसद चुने जाते हैं, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी कहते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में भी ये शासन व्यवस्था है। इसलिए अमेरिका में भी कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान का 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो संविधान में 1992 में ये 73वां संविधान संशोधन हुआ। और ये किस लिए? ताकि जो पंचायती राज है ये क्या हो? और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसे हम विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण में क्या किया गया? जो राज्य है और जो केंद्र है, ठीक है ना, इनसे थोड़ा सा शक्ति ले लिया गया और किसको दे दिया गया? पंचायत को दे दिया गया। और इसे ही हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये संविधान के 73वें संशोधन से हुआ है। और कब हुआ है? 1992 में। इसमें कई सारे बड़े बड़े कदम लिए गए, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कदम था कि महिलाओं को 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। किसमें? पंचायती राज्य में। तो ये सवाल का जवाब हो जाएगा सी नंबर। 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, किस लिए? पंचायती राज्य को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। सामाजिक भेदभाव किन कारणों से उत्पन्न होता है? क्या जाति के आधार पर होता है? क्या धर्म के आधार पर होता है? या भाषा के आधार पर? राजनीति विज्ञान की किताब में हम लोग सीखे हैं कि जाति के आधार पर भी समाज में भेदभाव होता है। कोई उच्च जाति, कोई निम्न जाति, और किसी जाति को अछूत भी माना जाता है। तो इस प्रकार से समाज में पुराने समय से ही जो है भेदभाव उत्पन्न होता आ रहा है। धर्म के आधार पर भी और भाषा के आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, कि इन सभी कारणों से जो समाज है वहाँ पर भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं। डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन सा कथन जो है कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? क्या राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं? हाँ, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत वो निर्माण करते हैं, जनता से पक्ष लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं। यह भी सही लिखा है कि राजनीतिक दल जो सरकार है उसकी नीति क्या है, उसका क्या कार्यक्रम है, वह जनता के समक्ष रखते हैं और जनता को बताते हैं कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम है, हम आपको आवास देंगे, हम आपको राशन कार्ड देंगे, हम आपको जो है आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे। ये सारी चीज़ें सरकार बताता है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्य की हित का ख्याल रखता है। ये लास्ट वाला वाक्य गलत लिखा है। केवल अपने सदस्य के हित का ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि वह जनता के हित का ख्याल रखते हैं। जनता को क्या चाहिए वो सभी लोगों के हित का ख्याल रखते हैं। इसलिए इस सवाल के लिए कि कौन सा कथन गलत है, तो डी नंबर कथन गलत है, ये सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप इन राजनीतिक दल के कार्य को देख सकते हैं एक फॉलो चार्ट की मदद से। जैसे कि राजनीतिक दल का पहला काम क्या होगा? चुनाव लड़ना किसका काम है? राजनीतिक दल का काम है। जनता के मुद्दों को उठाना किसका काम है? राजनीतिक दल का काम है। कानून बनाना राजनीतिक दल का काम है। सरकार बनाना चलाना राजनीतिक दल के कार्य है। विपक्ष की भूमिका निभाना, नीति और कार्यक्रम को बनाना, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाना किनका काम है? ये सभी राजनीतिक दल के कार्य हैं। आप इसे कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, इससे होगा कि आपको ये पॉइंट बेहतर याद रहेंगे। अगला प्रश्न है कि फेडेकॉर जो यहाँ पर
एक प्रकार का जो है आंदोलन में सहयोग करने वाली कंपनी है। फेडोकॉर जो है इसका किससे संबंध है? ये एक प्रकार का कंपनी है, ठीक है, इस एक प्रकार का कंपनी है। तो इसका संबंध है पानी के निजीकरण से। तो एक कहानी आपको सुनाए थे, बोल्विया। बोल्विया एक देश है और बोल्विया में क्या हुआ था, पानी के लिए आंदोलन चला था, जिसे हम लोग बोल्विया का जल युद्ध बोले थे। तो बोल्विया का जो जल युद्ध हुआ था, यहाँ पानी के लिए जो लड़ाई हुआ था, उसमें किसने मदद किया था? ये फेडेकॉर कंपनी ने मदद किया था। तो सवाल यही है कि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जब पानी के निजीकरण के लिए आंदोलन चल रहा था विरोध में, उस आंदोलन में इस कंपनी ने साथ दिया था। तो सी नंबर में लिखा है, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये किसकी रचना है? ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है एक बुक है, किताब है, ठीक है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, और स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है इसका संबंध है कुटीर उद्योग से। कुटीर, कुटीर क्या होता है? छोटा सा उद्योग होता है। और महात्मा गांधी के विचार हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कुटीर, कुटीर उद्योग जो है वो बढ़िया होता है। कुटीर उद्योग जो है वो बढ़िया होता है। कुटीर उद्योग होता क्या है? कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये छोटा छोटा काम है, ठीक है। कई लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं, बिल्कुल छोटे स्तर पर ये काम होते हैं। तो ये क्या है? कुटीर उद्योग है। लेकिन इन छोटे छोटे उद्योग से ही गरीब आदमी का भला होता है और जो देश है वो तरक्की करता है। और ऐसा नहीं कि केवल छोटे उद्योग से, बड़े उद्योग से भी होता है, लेकिन छोटे उद्योग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा था? स्मॉल जो है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये वाक्य गांधी जी के हैं, लेकिन किताब किसने लिखा है? किताब किसी और ने लिखा है, गांधी जी ने नहीं लिखा। किसने लिखा किताब? सुमाकर। सुमाकर, इनका पूरा नाम है E.F. सुमाकर। तो यहाँ पर आप इनका इमेज देख सकते हैं, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इस किताब को लिखा है, ठीक है ना। विचार किसके हैं? गांधी जी के, लेकिन इन विचार पर किताब किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है, ठीक है। क्या नाम है? सुमाकर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सुमाकर, सी नंबर, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, विचार तो गांधी जी के थे, लेकिन किताब किसने लिखा है? सुमाकर जी ने। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या। तो देखिए, अगर आप भारत का थोड़ा सा कहानी देखें, बाघ का, बाघ जिसे हम लोग अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं, तो 1973 में जो अधिकारी हैं, यानी भारत के जो वन अधिकारी हैं, उन्होंने पाया कि 20वीं शताब्दी में बाघ की संख्या कितना था? 55,000। लेकिन अभी कितना है? 1973 में कितना है? 1,827। आप समझ रहे हैं, 55,000 बाघ से सीधे कितना आ गया? 1,827 बाघ आ गए। क्यों? क्योंकि बाघ जो है उसे मारा जा रहा है, वो चोरी कर किया जा रहा है, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, जैसे जंगल खत्म हो रहे हैं, भोजन खत्म हो रहे हैं, कई सारी जो है चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बाघ के खाल का व्यापार होता है, यानी बाघ के खाल को बेचा जाता है, उनकी हड्डियों को बेचा जाता है, और क्योंकि उससे औषधि दवाइयाँ बनता है, इसीलिए जो बाघ है पूरी दुनिया से ख़त्म हो रहा है। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा बाघ का स्थान भारत में और नेपाल में भी है। और इसीलिए यहाँ पर बाघों की संख्या का कम होना, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पर बाघ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए 1973 में जब अधिकारियों को ये पता चला कि बाघों की संख्या कम हो रही है, तुरंत 1973 में ही क्या शुरू कर दिया? प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर को अब हमें बचाना है। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया। और उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कौन सा है? सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, और असम में है मानस बाघ रिजर्व जो है, और इसके बाद केरल में है पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण के उदाहरण हैं, यानी कि बाघों को कहाँ कहाँ बचाया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ बाघों को बचाया जाता है वो कौन सी है? पार्क है, या तो राष्ट्रीय उद्यान होगा, नेशनल पार्क होगा, या तो वन्यजीव अभयारण्य होगा। तो उत्तराखंड में क्या है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ओके। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में है सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, और असम मानस बाघ रिजर्व, और केरल में कौन सा है? पेरियार। तो ये कौन सा है? वे जगह है जहाँ पर बाघों को बचाए जाते हैं। तो आप इस लिस्ट को लिख सकते हैं कि उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुआ था।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1973 में क्या शुरुआत किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, यानी बाघ को बचाने के लिए एक बेहतर प्रक्रिया। कौन जल दुर्लभता का कारण है? जल दुर्लभता का मतलब जल दुर्लभ हो जाना। देखिए, धरती में पानी बहुत ज़्यादा है। धरती का जो 3 भाग है वो पानी है और 1 भाग स्थल है। लेकिन इस पूरे पानी में से जो 97% वाटर है, ये किस में है? या तो समुद्र में है या तो है महासागर में। और महासागर और समुद्र का पानी खारा है, आप इसे नहीं पी सकते हैं। तो अब बचा कितना? 3% पानी बचा, और इस 3% पानी में भी इसका अधिकाधिक भाग जो है बर्फ़ के रूप में है। तो लगभग अगर कहा जाए तो 0.01% पानी ही हमारे आसपास है, और यह पानी जो है हमारे पास बार बार वर्षा के माध्यम से आता है। लेकिन जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं, जब इसमें हम फैक्ट्री का गंदा पानी डाल देते हैं, या फिर हम पक्कीकरण कर देते हैं, धरती को पक्का कर देते हैं, जिससे पानी धरती के अंदर नहीं जाता है, तो इन सभी कारणों से जल हमारे लिए मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जब हमें पीने योग्य पानी मिलता है, लेकिन जब आपको पीने योग्य पानी नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं जल दुर्लभता। ठीक है, जैसे आप किसी नली के पास हैं, तो क्या आपके पास पानी है, लेकिन नली का पानी आप नहीं पी सकते हैं। समुद्र के पास है, पानी बहुत है, लेकिन आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं। इसीलिए कौन सा चीज़ है? जल दुर्लभता। तो जल दुर्लभता कब आता है? जब पीने के पानी की कमी होती है, तब क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता का क्या कारण है? सबसे पहले असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब कहीं पानी अधिक है, कहीं पानी कम है, कहीं बहुत अधिक है, कहाँ बिल्कुल बिल्कुल जीरो है। जैसे कि असम में बहुत पानी पड़ता है, राजस्थान सूखा पड़ा है। राजस्थान का पूरा भाग नहीं, रेगिस्तानी भाग। तो असमान वितरण है। तीव्र औद्योगिकीकरण, फैक्ट्री ही इतना बन रहा है कि आदमी पानी गंदा कर रहा है, और भारत की जनसंख्या ही बढ़ रही है। न केवल भारत की बल्कि दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, और इतने पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये वो सभी कारण हैं जिसके चलते जल दुर्लभ हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे कारण ही सही लिखे गए हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पेय फसल। पेय का मतलब होता है पीने वाला। जैसे कि हम चाय को क्या करते हैं? पीते हैं। चावल को क्या करते हैं? खाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा फसल है? सबसे पहले तो चावल आप छांट दिए कि चावल हम क्या करते हैं? खाते हैं। और कपास जो है खाने का लिए नहीं बल्कि कपड़े बनाने के लिए होते हैं। तो पेय फसल जो है अब कौन सा होगा? तो आप बोलेगा सर हम गन्ना भी तो पीते हैं, लेकिन गन्ना का आप रस पीते हैं। गन्ना केवल पीने के लिए नहीं उगाते हैं, हम गन्ना को चीनी बना सकते हैं, खा सकते हैं। बट चाय सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए उगाते हैं। चाय, कॉफ़ी, ये सारा क्या हम पीने के लिए ही उगाते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? पेय फसल में आ जाएगा। ठीक है, तो चाय मेरा क्या है? एक प्रकार का पेय फसल है। पेय का मतलब होता है पीने के लिए जिस फसल को उगाते हैं उसे हम पेय फसल कहते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। ओके, तो इसमें जितना भी लिखा है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो हीरा है। हीरा के बारे में 2-3 चीज़ याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा चमक किस में है? हीरा। हीरा क्या करता है? सबसे अधिक रोशनी को परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। और क्या करता है? हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है। यही तो सवाल है कि सबसे ज़्यादा कठोर क्या है। और क्या है? हीरा अधातु है, अधातु है। और क्या है? कार्बन का अपरूप, कार्बन का अपरूप। ठीक है, ये सारा चीज़ आप विज्ञान में जरूर पढ़े होंगे। तो हीरा के बारे में ये चीज़ बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में स्थित है निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग, नाम क्या है बताइए? अब से यही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निजी क्षेत्र होता क्या है। देखिए, स्वामित्व के आधार पर फैक्ट्री को हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त उद्योग। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उस उद्योग में सरकारी एजेंसियां काम करती है, यानी कि ये फैक्ट्री सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और सरकार ही सारी इसमें जो भी देख रेख बाकी सारा काम किनका होता है? सरकार का। तो सरकार अगर स्टील बनाएगा, लोहा बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो उसको बेचना भी पड़ेगा। तो बेचता कौन है? तो इसका नाम सुनिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम लोग भेल कहते हैं। दूसरा नाम सुनिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल कहते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? सार्वजनिक में। तो भेल और सेल किस में आएगा? सार्वजनिक में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए सवाल का जवाब में ढूंढते हैं। अच्छा,
टाटा स्टील लिमिटेड, और ये टाटा स्टील लिमिटेड जो है इसको हम लोग टिस्को कहते हैं, टिस्को, टिस्को, ठीक है। ये टिस्को ही जमशेदपुर में है, ये का फैक्ट्री का नाम है टिस्को, ठीक है। इसको चला कौन रहा है? इसको चला रहा है ये सार्वजनिक क्षेत्रक। कौन चला रहा है? सार्वजनिक क्षेत्रक। फैक्ट्री का नाम क्या है? टिस्को। कहाँ है? जमशेदपुर में। क्या बेचता है? लोहा। बना कब है? 1907 में इसकी स्थापना की गई है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। कितना? 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। ओके, चलिए अब हम लोग सवाल पर दोबारा आते हैं और जवाब ढूंढते हैं। क्या पूछा गया है? जमशेदपुर में कंपनी का नाम पूछा है और लौह इस्पात का उद्योग है। कहाँ पर है? नाम बताइए। टिस्को। क्या नाम है? टिस्को, जो कहाँ पर है? जमशेदपुर में। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हमारे किताब में लिखा गया है कि भारत का जो रेल परिवहन है उसको 16 प्रखंडों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 16। यहाँ पर 16 लिखा है, डी नंबर में 16 लिखा है, 16 हमारा सही जवाब है। अगला है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? कौन सा ऐसा सड़क है जो भारत के 4 महानगर को जोड़ रहा है? इसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो भारत की सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाला महाराजमार्ग सड़क परियोजना प्रारंभ किया। इसमें 2 ठो गलियारा है और उन 2 गलियारा का नाम आपको याद रखना है। पहला जो है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण, ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है दक्षिण। तो उत्तर में कौन सा जगह है? उत्तर में है श्रीनगर। तो रोड कहाँ से शुरू हो रहा है? श्रीनगर से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? नीचे कन्याकुमारी तक जा रहा है। और इसी सड़क का नाम बताइए। इस सड़क का नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा। अब दूसरे गलियारा का नाम सुनिए, पूरब पश्चिम गलियारा। तो पूरब यहाँ पर है और इस और गुजरात की तरफ पश्चिम दिशा है और पूरब से पश्चिम तक एक रोड गया है, जिस रोड यानी सड़क का नाम क्या है? पूरब पश्चिम गलियारा। शुरू कहाँ होता है? शुरू होता है सिलचर। सिलचर कहाँ पर है? असम में, और जाता है पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई, ये 4 है, दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुंबई। कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये जो पीले रंगों में आपको नक्शा दिख रहा है, यहाँ कोलकाता से शुरू होता है, ये दिल्ली को जोड़ देता है, कोलकाता दिल्ली हो गया। उसके बाद क्या है? चेन्नई और मुंबई, जिसमें से यहाँ मुंबई है और यहाँ पर है चेन्नई। भारत के 4 महानगर को इस पीले सड़क से आप चलते चलते ट्रैवल कर सकते हैं और ये चूंकि चतुर्भुज का निर्माण करता है इसलिए हम इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज वह महाराजमार्ग है या फिर राजमार्ग है जो भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ते हैं। कपास की फसल के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है और खिली धूप की आवश्यकता होती है। कितना? 210। 210 सी नंबर में लिखा है, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। पाला रहित होता क्या है? सबसे पहले आप समझिए, अगर कहीं भी सवाल ये लिखा है रहित, रहित, तो आप समझिए नहीं, इसका मतलब नहीं है। तो क्या नहीं है? पाला नहीं है। जैसे कि आप कभी चावल लीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा कंकड़ रहित, तो इसका मतलब क्या? कंकड़ है? नहीं, कंकड़ नहीं है। उसी प्रकार से पाला रहित का मतलब क्या हुआ? पाला नहीं पड़ना चाहिए। पाला का मतलब अत्यधिक ठंडा। तो कपास की फसल के लिए कितना ऐसा दिन चाहिए जिसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए? 210 अगर दिन हुआ और साथ ही साथ खिली धूप, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो जोड़ घटा करके आप बताइए कि 210 दिन कब से कब अगर हम कपास को लगाएंगे, जब 210 दिन पाला रहित रहेगा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? 210। अब जोड़ घटा करके जरूर कमेंट कीजिएगा। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार से होते हैं? लोगों के लिए विकास के अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं।
अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं, सबका एक ही लक्ष्य थोड़े होता है। जैसे आप हो सकता है कि आप एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, आपका दोस्त कार गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे होंगे। हो सकता है कि आप मैट्रिक के बाद साइंस लेने के बारे में विचार कर रहे होंगे, और कोई और विद्यार्थी होगा जो आर्ट्स लेने के विषय में सोच रहा होगा। तो सबके विचार एक ही तरह से नहीं होते हैं, सबके विचार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से विकास का अर्थ भी लोगों के लिए भिन्न भिन्न है। किसी देश की जब कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो क्या मिलता है? तो ये रहा कुल आय, ऊपर लिख देते हैं, और नीचे लिखेंगे हम कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो क्या मिलेगा? तो जब हम कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें मिलता है औसत आय, औसत आय। और इसी औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है जो सी नंबर में लिखा हुआ है। कृषि, डेयरी, खेती, कृषि, डेयरी, खेती। तो ये किस क्षेत्रक में आता है आपको ये बताना है। तो कृषि किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। डेयरी भी किस में आएगा? प्राथमिक में। और खेती भी प्राथमिक में आ जाएगा। तो प्राथमिक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ये प्रारंभिक चीज़ है, और मुख्य रूप से कृषि से जुड़े हुए सभी चीज़ को प्राथमिक क्षेत्रक में लेते हैं। तृतीयक क्षेत्रक को क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं, क्योंकि तृतीयक क्षेत्रक में ज़्यादातर जो भी कार्य होते हैं वो सेवा से जुड़े होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्ट, जैसे कि परिवहन हो गया, जिसे हम लोग परिवहन कहते हैं, गाड़ी। तो आप अगर कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं गाड़ी से, तो क्या उसमें उत्पादन होता है? वस्तु बढ़ता है, घटता है? नहीं। तो इसलिए तृतीय क्षेत्रक में इसे हम कहते हैं सेवा। सेवा का मतलब मदद करना, हेल्प करना। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस काम में लेता है? तो बैंक तो बहुत सारा पैसा जमा लेता है, लेकिन बैंक के पास ज़्यादा पैसे रहते नहीं हैं। तो बैंक अपने जमा राशि का एक बहुत बड़ा भाग ऋण देने के लिए प्रयोग करता है, लोन देता है लोगों को, अपना पैसा से लोन देता है। और लोन क्यों देता है? ऋण, ऋण तो इस सवाल का सही जवाब है, लेकिन प्रश्न उठता है कि ऋण देता क्यों है। देखिए, मान लेते हैं कि एक बैंक है, और इस बैंक के पास, ये बैंक है, ठीक है, और इस बैंक के पास कोई जमा करता आता है और इसमें पैसा जमा करता है 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया जमा करेगा, तो जब ये निकालेगा तो ये तो बोलेगा ब्याज हमको चाहिए, ब्याज, कि 5,000 हम जमा किए थे, आपको 2 साल दिए, अब हमको 5,000 100 रुपया चाहिए। तो 100 रुपया लाएगा कहाँ? तो ये क्या करता है, इस पैसे को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिसको इसकी ज़रूरत है, 5,000, और इससे जब ये वापस लेता है तो इससे लेता है 5,200, ठीक है। और 200 क्या है? 200 है ब्याज, जिसे आप लोग कहते हैं ब्याज कहिए या फिर कमीशन कहिए। कमीशन तो नहीं कह सकते, ब्याज ही कहते हैं। और सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं? लोग बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं सूद, सूद कहते हैं, ठीक है, सूद। तो ये सूद ले लिया, ब्याज ले लिया, और बैंक क्या किया, 100 रख लिया, क्योंकि 5,200 लिया था, 100 खुद रख लिया और 5,100 इस व्यक्ति को दे दिया। इस प्रकार से ये जो 100 बचा, इसी से बैंक का कारोबार चलता है, ठीक है ना। लेकिन बैंक क्या करता है, कई बार सारा पैसा ही लोन दे देता है, और जब ये लोन लेके भाग जाता है, जैसे कि विजय माल्या का नाम आप सुने होंगे, विजय माल्या, वो क्या किया, बैंक से पैसा लेके भाग गया। इसीलिए बैंक अपने पास 15% पैसा रखते हैं। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछेगा कि बैंक कितना प्रतिशत पैसा अपने पास रखता है, तो इसका सही जवाब है 15%। तो इस सवाल का सही जवाब आपको मिल गया होगा कि बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस लिए रखता है, लोन देने के लिए रखता है, यानी कि वो ऋण देता है, कर्ज देता है। अगला सवाल है कि विनिमय का माध्यम किसे कहते हैं? विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहते हैं। मुद्रा का मतलब पैसा होता है, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना। जब भी आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में उसको क्या देते हैं, उसके बदले में आप मुद्रा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको मछली खरीदना है, तो मछली खरीदने के बदले में आप उसे क्या दीजिएगा, उसके बदले में आप पैसा दीजिएगा। पहले क्या दिया जाता था, पहले एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु लिया जाता था। जैसे कि आपके पास गेहूँ है और किसी के पास चावल है, तो आपको अगर चावल चाहिए तो आप गेहूँ उसको दे दिए, लेकिन अब ये बीच में क्या आ गया, बीच में मुद्रा आ गया। और मुद्रा क्या करता है, आपको जो वस्तु खरीदना है वो खरीद सकते हैं, इसके बदले में आप क्या दे दीजिए, मुद्रा दे दीजिए। तो विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
जो एक प्रकार का संगठन है जिसका काम जो है यह है कि पूरी दुनिया में व्यापार किस तरह से चल रहा है, उसमें नियम कानून और भी कई सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का करना। इसका स्थापना कब हुआ है? 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ है। सॉरी, आगे आ गए। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय को हम लोग हेड क्वार्टर कहते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि इसका ऑफिस कहाँ है, तो इसका ऑफिस है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो जेनेवा इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब होता है? 1995, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जेनेवा में। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ है? देखिए, उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तुओं को खरीदता है, जैसे कि आप या हम। जब हम मान लेते हैं कि आप दुकान से चावल खरीद रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि सरसों का तेल खरीद रहे हैं, तो आप क्या हो गए? ग्राहक। लेकिन कई बार क्या होता है कि या तो आपको कम तोल के देता है, या तो जमाखोरी कर लेता है, काला बाजारी कर लेता है, या तेल में मिलावट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ग्राहक को लोग ठगने लगे। तो इस ठगने से लोग को गुस्सा आने लगा, और फिर 1960 के दशक में एक आंदोलन छिड़ गया। और यह किसने शुरू किया था? उपभोक्ता ने, कि हमारे लिए क्या नियम कानून है, हमें ठगा जा रहा है, क्या कीजिएगा, हमें कौन बचाएगा। तो इसके लिए 1960 में एक आंदोलन छिड़ा, जिस आंदोलन को हम कहते हैं उपभोक्ता आंदोलन। जिसके बाद सरकार ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया, जिस अधिकार को हम उपभोक्ता अधिकार के नाम से जानते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का शुरुआत हो गया था। और इसका क्या मकसद था? मकसद था हमें ठगने से बचाना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे हम लोग कोपरा कहते हैं, कब पारित हुआ है? तो कोपरा जो है 24 दिसंबर को पारित हुआ 1986 में। 1986 में। तो 24 दिसंबर 1986 किस में लिखा है? सॉरी, बी नंबर में लिखा है 24 दिसंबर 1986। तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं। तो कई बार आपसे यह प्रश्न भी पूछेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जवाब होगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है 24 दिसंबर, सॉरी बार बार इसमें टिक लगा रहे हैं, बी नंबर माना है, 24 दिसंबर 1986 को ही जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? कोपरा। क्यों पारित हुआ? क्योंकि जमाखोरी, कालाबाजारी, कम या मिलावट सामान से हमें ठग रहा था, इसीलिए कोपरा जो है पारित किया गया। अच्छा, यहाँ पर ये कोपरा लिखा हुआ है, ठीक है, वही है 1986 में भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम था, जो कोपरा कहलाता था। भारत में महिलाओं के लिए जो है किसमें सीटें आरक्षित की गई हैं? तो भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज में जो है 1/3 सीट। कितना तिहाई सीट? 1/3 माने 1/3 सीटें, यानी 3 में से 1 सीटें किसके लिए होगा? महिलाओं के लिए होगा। अगर 99 सीट है तो उसे 1/3 से भाग कर दीजिए, तो 33 सीटें किसके लिए हो गया? ये सीटें हो गया महिलाओं के लिए। ठीक है, तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है आरक्षित कर दिया गया। 1/3 को प्रतिशत में 33% भी कहते हैं, 33.33 आएगा, लेकिन हम लोग इसे 33% बोल देते हैं। तो इस प्रकार से 1/3 सीट किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। कहाँ पर? ये पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है 1992 के संविधान संशोधन में। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इसे समझिएगा, मिला मत दीजिएगा, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि जो पंचायत है, ठीक है, पंचायत वाला जो चुनाव होगा उसमें 1/3 महिलाओं का सीट आरक्षित हो गया है, लेकिन महिलाएं चाहती है कि उसे लोकसभा और राज्य विधानसभा में भी 1/3 सीटें आरक्षित मिलनी चाहिए। इसमें अभी मिला नहीं है, ये चाहती है ऐसा कि इसमें भी इन्हें 1/3 सीटें आरक्षित कर देनी चाहिए। ठीक है, दोनों मिलाना नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक ऐसा है लोकसभा और राज्य विधानसभा में क्या बोला गया है कि 1/3 सीटें आरक्षित हमें मिलना चाहिए, ऐसे महिलाओं की मांग है, लेकिन अभी मिला नहीं है। तो कई बार आपसे प्रश्न उल्टा पूछा जा सकता है कि किसमें महिलाओं की मांग है कि 1/3 सीटें आरक्षित मिलनी चाहिए? तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में। और किसमें मिल चुका है? वह है पंचायत राज्य में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में, यह तीसरे स्तर के सरकार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायत में। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति
जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है। कौन है वह? देखिए, पुरुष और महिलाओं के समान जो अधिकार है वो कौन चाहता है? वह चाहता है कम्युनिस्ट। क्योंकि कम्युनिस्ट जो है एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसा समूह है, तो वो क्या चाहता है? वह चाहता है सर्वहारा। सर्वहारा का वह जो है भला चाहता है। तो जो सर्वहारा माना सबका भला चाहता है वो कौन है? कम्युनिस्ट है। जबकि जातिवादी केवल अपने ही जात का भला चाहते हैं और रूढ़िवादी पुरानी परंपराओं के मानते हैं और समाजवादी पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था है जो पूंजी प्रधान को ज़्यादा महत्व देता है। यानी कि ये पूंजी का बंटवारा समान चाहता है, आर्थिक रूप से सबका भला चाहता है। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सर्वहारा ये चाहता है, सबका भला। तो वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार पर है तो उसका क्या नाम होगा? कम्युनिस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बीजेपी कहते हैं और इसका जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वह है समग्र मानवतावाद। समग्र का मतलब होता है सभी, और समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है। तो समग्र मानवतावाद इसका सही जवाब हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको एक और चीज़ जानना है कि पुराने भारतीय जनसंघ को ही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं और इसको किसने बनाया है? श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने इसका गठन किया है। अच्छा, डेट भी आपको याद रखना है कि कब इसका गठन हुआ है। तो गठन हुआ है 1951 में हुआ था। और ये मतलब इसको गठित किया गया था और इसको पुनर्जीवित कब किया गया है? 1980 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समग्र मानवतावाद। अगला है कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वैसे समूह को राजनीतिक दल कहते हैं क्योंकि राजनीतिक दल का ही काम है सबसे पहले एक संगठित समूह का निर्माण करना और इनका एक उद्देश्य होता है कि चुनाव लड़ना है और साथ ही साथ सत्ता प्राप्त करना है, यानी मंत्री मुख्यमंत्री ये पद हासिल करना है। तो ये किन का काम है? राजनीतिक दल का काम है। तो इसका सही जवाब राजनीतिक दल हो जाएगा। यहाँ पर ही मेरा जो पहला पार्ट है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यह पार्ट 1 बेहतर समझ में आया होगा। जल्द ही मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और 5 वह जो है आने वाले पार्ट्स लेकर आऊँगा और जल्द से जल्द आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल कराऊंगा ताकि आपकी परीक्षा बेहतर हो सके। आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ही, मुझे उम्मीद है, बट आप एक और मेरा चैनल है अभी क्लासेस डाउट्स, इसे भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर, वह भी सब्जेक्टिव। तो पूरा वीडियो देखे हैं आप सभी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये मेरा पहला प्रयास है, कैसा लगा आपको प्रयास, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए ताकि